हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के टारगेट बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या फिर किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में जो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला चैप्टर नंबर 20, जो कि है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर था उसके बारे में हमने क्रॉपिंग सीजन के बारे में पढ़ा था, सॉइल के बारे में पढ़ा था। आज जो कंप्लीट चैप्टर होगा, जितनी भी प्रोसेस है उनके बारे में होने वाला है। जो मेनली टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर वो है सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। इसके अलावा भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है उस चीज़ को भी हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं टोटल 19 चैप्टर, जिसमें इंक्लूड है fossil fuel, combustion flame, cell structure and function, reproduction, force, friction and pressure, sound, its basic reflection, metal and non-metal, synthetic fiber and plastic, chemical effects of electric current, star and solar system, pollution of air and water, global warming, microorganisms, some natural phenomena, how to find calorific value of fuel, electroplating and artificial jewelry, रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, क्रॉपिंग सीजन। और आज का जो लेक्चर होने वाला है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में होने वाला है। इसके बाद सिर्फ हमारे 5 चैप्टर बच जाएंगे जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ आज की लर्निंग्स के बारे में ऑलरेडी। सेम ही लर्निंग से बात करेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जितनी भी होती हैं, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में जितने भी एग्रीकल्चर में जितनी भी प्रैक्टिस है, जितनी भी प्रोसेस है, उन सब के बारे में बात करेंगे। इवन हम सॉइल प्रिपरेशन की भी बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल के बारे में बात की थी, सॉइल हॉरिजन के बारे में बात की थी। बट आज के इस लेक्चर में बात करेंगे हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं फॉर क्रॉप्स। सोइंग के बारे में बात करेंगे, देन मैन्युअर फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे, इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में समझेंगे, वीडिंग, हार्वेस्टिंग क्या होता है इसको भी जानने वाले, और लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि एक क्रॉप को उगाने को, चाहे वो कोई भी क्रॉप हो, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, ठीक है, मक्का हो, कोई भी क्रॉप हो, ठीक है, ज्वार, बाजरा, उसको ग्रो करने के लिए हमें बहुत सारी स्टेप को फॉलो करना होता है। ठीक है, सो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर जो बेसिकली जो स्टेप्स आती हैं, सबसे पहले आएगा सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन में भी क्या, प्लगिंग, ठीक है, देन सोइंग, फिर उसमें फर्टिलाइजर लगाना, ठीक है, हार्वेस्टिंग, फिर उसका स्टोरेज। ये बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में आती हैं। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी एक के बाद एक सीक्वेंसली की जाती है, जिससे जो हमारी क्रॉप की ईल्ड होती है वो बढ़ जाती है, जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम इन्हीं सारी प्रोसेस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है सॉइल प्रिपरेशन। सबसे पहले हमें कोई क्रॉप उगाना है, किसी प्लांट को हमें उगाना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है कि हमें एक अच्छी मिट्टी की ज़रूरत है। ठीक है, अब मिट्टी तो चलो हमें मिल गई, हमें एक फील्ड मिल गया, ठीक है, सॉइल फील्ड मिल गई, बट हमें उसे उस प्रॉपर फील्ड के हिसाब से, मतलब उस प्रॉपर क्रॉप के हिसाब से हमें उस फील्ड को सही करना होगा। ठीक है, उसको प्रिपेयर करना होगा। अब उस प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहली बात, अगर मैं स्टार्टिंग में खेत की बात करूँ, इमेजिन करो एक प्लेन फील्ड है और उसकी मिट्टी कैसी होगी, एकदम प्लेन होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट होगी, तो क्या उसमें आप कोई भी क्रॉप को शो कर पाओगे, किसी भी क्रॉप को बो पाओगे, नहीं बो पाओगे। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब पुराने टाइम में, ठीक है, पुराने टाइम में हम क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे हल, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लग। ठीक है, तो प्लग, दिस इज प्लग, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल। क्या करने के लिए यूज होता था, सॉइल को लूज करने के लिए और सॉइल को टर्न करने के लिए। ठीक है, जिससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है सॉइल के अंदर वो यूनिफॉर्म हो जाती है। जब हम लोग सॉइल को टर्न करते हैं, लूज करते हैं, जब वो एकदम एक आपस में मिक्स होता है, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होता है प्रॉपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे जब भी हम कोई क्रॉप को शो करते हैं तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसको मिल पाते हैं। ठीक है, तो प्लगिंग इज यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल। अर्ली टाइम में क्या यूज होता था, प्लग यूज होता था। ठीक है, प्लग यूज फॉर टिलिंग। ठीक है, देन उसके बाद क्या यूज करते हैं हम उसमें ऐड करते हैं फर्टिलाइजर। देखो, 2 टाइम पे फर्टिलाइजर यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि समटाइम क्या होता है, कोई ऐसी सॉइल है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी ही है। ठीक है, तो अब हम फर्टिलाइजर देते हैं, फर्टिलाइजर देंगे या फिर मैन्योर देंगे, उससे क्या होगा, जो फील्ड है उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी उसके पास न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हम पहले ही बराबर देंगे बिफोर सोइंग। क्यों कर देंगे, अगर हमने ऐसी फील्ड में प्लांट को शो कर दी, क्रॉप को शो किया जो कि
उसके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं तो क्या हमारे प्लांट ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सॉइल को प्रिपरेशन करते टाइम पे हमें फर्टिलाइजर भी ऐड करना पड़ता है। ओके, इसके अलावा अगर इसके पहले कोई उस फील्ड में कोई सी प्लांट थी, कोई सी क्रॉप थी, उसको कट किया हुआ तो उसमें वीड्स होंगे, ठीक है। प्लांट्स कट करने के बाद क्या होता है, वीड्स भी हो सकते हैं। वीड्स क्या होते हैं? जो हमें अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो कर जाते हैं, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, तो वो होंगे वीड्स, उनको निकालना होगा। तो प्लग इस चीज के लिए भी यूज होता है, टर्निंग सॉइल के लिए तो यूज होता है ये सॉइल को टर्न करने के लिए, ठीक है। जो हल होता है, जो प्लग होता है, वो मेनली किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है, और उसके पास एक आयरन की स्ट्रिप होती है, ठीक है, जिसे हम प्लग शेयर बोलते हैं। ओके, और पुराने टाइम में इसे खींचा जाता था बैल के द्वारा, घोड़ों के द्वारा, ठीक है, मोस्टली बैल के द्वारा खींचा जाता था, जिससे क्या होता था? प्लगिंग होती थी, ठीक है। प्लगिंग और टिलिंग, जो टिलिंग का मतलब ही होता है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, ठीक है। प्लगिंग हम वर्ड यूज करते हैं मोस्टली प्लग के लिए। ओके, सो आज के टाइम पे हम प्लग यूज नहीं करते, अब मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं बहुत सारी, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, और आज के टाइम पर टिलिंग एंड लूजनिंग के लिए हम यूज करते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एंड प्लग दोनों ही सेम चीज है। कल्टीवेटर बस एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, मैं कहूँगा मॉडल टूल है। ये आप देख सकती है कि हमारा क्या है, कल्टीवेटर है ये। और जो प्लग था वो दोनों ही सेम काम करते हैं, बट ये बहुत ज्यादा इफिशिएंटली काम करता। मेन फोर्स आई मीन जो वर्क लोड है वो कम हो जाता है, ठीक है। मेन पावर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम हो जाती है। इसका मेन काम क्या है? ये यूज होता है लूजनिंग एंड टर्निंग के लिए, मैं कहूँ टिलिंग के लिए, ठीक है। टिलिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, टिलिंग का मतलब क्या है? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। अगर इससे यूज करते हैं जो वीड्स होती हैं, जो एनवायरमेंटल प्लांट्स जो पहले से फील्ड में प्रेजेंट है, उसको भी इससे निकाला जा सकता है, ठीक है, उसे अलग किया जा सकता है। तो कल्टीवेटर यूज फॉर टिलिंग, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, मॉडर्न टूल है। ओके, देन उसके बाद क्या यूज होगा? उसके बाद होता है लेवलर, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो लेवलर से पहले एक और चीज यूज होती है, फॉर एग्जांपल रोटरवेटर। रोटरवेटर क्या होता है? ये भी, ये जो पिक्चर हम देख सकते हैं इसके जो पीछे लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रोटरवेटर। ये क्या होता है? जब भी हम लोग फील्ड को डिग करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? बड़े बड़े सॉइल के मैं कहूँगा बड़े बड़े सॉइल के क्लोड्स आते हैं, ठीक है, ढेले आते हैं, ठीक है। उस चीज को क्या करता है ये जो रोटरवेटर होता है, ये उस जो ढेला है या फिर जो क्लोड्स हैं, उनको क्या करता है? फाइन पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो सॉइल होती है बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और ड्यूरिंग सोइंग जब हम खेत में बोने जाते हैं उस क्रॉप को, तो हमें ईजियर पड़ता है, ठीक है। और उससे क्या होता है? जो सॉइल का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक जगह पे बहुत बड़े बड़े ढेले रखे हैं मिट्टी के और एक जगह पे मिट्टी ही नहीं है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मेशन के लिए भी रोटावेटर यूज होता है, बट लेवलिंग के लिए जो यूज होता है वो लेवलर बोलते हैं हम उसको। लेवलर क्या करता है? देखो सबसे पहले हमने प्लगिंग की, तो प्लगिंग के बाद क्या मिला? प्लगिंग के बाद हमें क्लॉड्स मिले सॉइल के, क्यों? क्योंकि उसने जो सॉइल का था उसने डिग किया, तो उसमें हमें क्लॉड्स मिल गए सॉइल के। देन लेवलर क्या करेगा? लेवलर करेगा क्या? उसके पास क्या होता है? हैवी प्लैंक होता है। उससे क्या होता है? वो जो सॉइल है उसको उसको प्रॉपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उससे क्या होगा? जब हम इरिगेशन करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा? जो वाटर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, जो लेवलर होता है वो मोस्टली जो है वेट एरिया में यूज नहीं होता। वेट जब पानी होता है फील्ड में उस टाइम पे लेवलर यूज नहीं होता। लेवलर ड्राई फील्ड में यूज होता है। वेट फील्ड में मोस्टली जो यूज होता है वो होता है रोटावेटर, ठीक है। क्या काम करता है? सॉइल के क्लॉड्स को फाइन पार्टिकल में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करता है। ओके, सेम काम कल्टीवेटर का नहीं है। कल्टीवेटर का थोड़ा सा डिफरेंट काम है। कल्टीवेटर सीधा डिग करता है, ठीक है, वो सॉइल को फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं करता। ओके, अब हमने क्या किया? लेवलिंग कर दी, ठीक है। क्या क्या हम देखो, हम लाइन से प्रोसेस से चल रहे हैं। पहले हमने क्या किया? कल्टीवेटिंग की, ठीक है, कल्टीवेटर यूज किया। फिर हमने कौन टिलिंग किया। देन हमने उसको लेवल किया लेवलर यूज करके। देन हम उसमें क्या करेंगे? मैन्योरिंग करेंगे। मैन्योरिंग का मतलब क्या होता है? सिंपली हम उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर जो भी है, ठीक है, ज्यादा बेनिफिशियल तो मैन्योर है हमारे लिए, लेकिन हार्मफुल भी होता है हमारे लिए फर्टिलाइजर, ठीक है। ज्यादा बेनिफिशियल हमारे पास फर्टिलाइजर है, लेकिन वो ज्यादा हार्मफुल है, तो एक्चुअल में बैलेंस हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ज्यादा जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो क्या है? मैन्योर है। ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, हमें हार्मफुल इफेक्ट कम देखने को मिलेंगे। ओके, सो मैन्योरिंग की जाती है आफ्टर लेवलिंग। मैन्योरिंग में क्या करते हैं? सिंपली हम मैन्योर फर्टिलाइजर को क्या करते हैं? सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उससे क्या होता है? जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैन्योरिंग हो गई। ओके,
तो यहाँ पे जो हमारी सॉइल थी वो प्रिपेयर हो गई फॉर सोइंग, ठीक है। अब सोइंग हो गया, अब प्रिपेयर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि हाँ सोइंग होगी। सोइंग का मतलब क्या होता है, सिंपली जो भी क्रॉप्स है उनको रोपना, बोना। ओके, सोइंग का मतलब बहुत ही सिंपल है। तो सॉइल प्रिपेयर हो गई, अब बारी आती है रोपने की या फिर बोने की। अब बोने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, किसी क्रॉप को बोने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है, हम क्या करते हैं, सिंपली हमारे हैंड से शो कर देंगे, ठीक है। हाथों से रोप दिया हमने, हाथों से बो दिया किसी भी क्रॉप को। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इकोनॉमिकल है, ठीक है। इसमें जो सीड्स है उनको हम ऐसे ही मैनुअली स्कैटर फैला देते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा बाय हैंड मेथड। इसके अलावा मॉडर्न टेक्निक की बात करूँ तो सीड ड्रिल्स यूज होती है। सीड ड्रिल्स क्या होती है, ये भी एक मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रैक्टर के साथ यूज होती है। ओके, मॉडर्न मेथड, इसमें क्या होता है, इक्वल इंटरवल और करेक्ट गहराई में, करेक्ट डेप्थ पे, ठीक है, जो सीड्स हैं उसको शो किया जाता है। अगर आप इस पिक्चर में आप क्लियर देख पा रहे हो, इसके ऊपर ये टैंक लगा है, इसके अंदर होती है सीड्स, और इस पाइप के थ्रू जब ये आयरन के जो शाफ्ट हैं ये जब सॉइल में चलते हैं, फील्ड में चलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो है एक एक करके जो भी सीड्स हैं उनको यूनिफॉर्मली इक्वल इंटरवल और करेक्ट गहराई पे क्या करते हैं, शो करते जाते हैं, ठीक है। तो इससे ड्रिल का ये मशीन यूज होती है फॉर सोइंग के लिए। डिबलिंग, ये भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, सिंपली पहले से बने बनाए प्री मेड होल, पहले हमने होल्स बनाए और इस प्रॉपर स्पेसिंग के साथ हमने क्या किया, होल किए, देन हमने उसमें क्या किया, सोइंग किया, ठीक है। इसमें भी हम मोस्टली हम हैंड ही यूज हो रहे हैं, हैंड को ही यूज कर रहे हैं। मशीन भी यूज हो सकती है बट हम जनरली हैंड्स को यूज करते हैं। बट ये हैंड से डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें जो गड्ढा है ना वो हम पहले ही बना ले रहे हैं। बाय हैंड मेथड में हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी क्रॉप है उसको सीधा शो करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। पहले हम उसमें कोई गड्ढा नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे, यहाँ पे जो फार्मर है वो पैडी राइस को रोप रहा है, शो कर रहा है, ठीक है, बाय हैंड करते हुए जा रहा है। बट यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं इसमें प्री डिफाइंड हॉल है और सिंपली हम क्या कर रहे हैं, उसमें उसमें जो शीट्स है उनको रखे जा रहे हैं। ये प्रोसेस हो गई डिबलिंग, बाय हैंड हम करते हैं, उसमें कोई भी पहले हम प्री मेड होल्स नहीं बनाते हैं। ओके, ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, ट्रांस का मतलब सिंपली समझो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ओके, तो हम प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं। अब जो सीड्स होती हैं उनको पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले कम एक अलग एरिया में उसको क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। जनरली नर्सरी में करवाते हैं। अलग अलग क्रॉप्स है तो फिर डिफरेंट क्रॉप्स के लिए अलग अलग जगह। फॉर एग्जाम्पल पैडी के लिए हम उसको एक अलग से एक फील्ड बनाते हैं छोटा सा, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी राइस होती है, जो भी पैडी होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसका पहले सीडलिंग्स बनाते हैं, ठीक है। सीडलिंग्स क्या होते हैं, जो अर्लियर प्लांट होते हैं जो सीड से निकल के आते हैं उसको ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देख सकते हो इस बॉय के हैंड में जो है वो सीडलिंग्स है, किसकी, पैडी राइस की। ओके, सो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया, पहले हमने सीड्स को पहले कहीं और ग्रो किया, देन उसको फिर हमने क्या किया, ट्रांसप्लांट कर दिया हमारी मेन फील्ड पे, ठीक है। पहले हमने उसको कहीं और प्रॉपर ग्रो करवाया, देन उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, दूसरी जगह पे। ऐसा क्यों करते हैं, इसके करने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि जो जिस प्लांट को ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है अर्लियर स्टेज में, उसको हम कम एरिया में ग्रो करवाते हैं जिससे उसे प्रॉपर इरिगेशन दिया जा सके, प्रॉपर पानी दिया जा सके, ठीक है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो प्लांट मतलब जो भी क्रॉप्स है उसको जिस फील्ड में हमें लगाना है वो फील्ड प्रिपेयर नहीं हुई है, उस केस में भी हम ऐसा कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के भी अपने ही बहुत सारे फायदे हैं। ओके, सो आई होप कि जो चारों मेथड्स हैं सोइंग की वो आपको समझ में आएगी। बाय हैंड बहुत ही सिंपल, सिंपली हाथ से हमें शो करते हुए जाना। जनरली आप गार्डनिंग करते हैं ना उसी टाइप से। सीड ड्रिल्स में हम क्या करते हैं, मशीन यूज करते हैं। डिबलिंग में क्या होता है, पहले से हम होल बनाते हैं, देन उसमें एक एक करके सीड्स को रखते हैं जिससे प्लांट ग्रो होगा। ओके, ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है, पहले हम लोग सीड्स को कहीं और ग्रो करेंगे, फिर उस सीडलिंग्स को उठाएंगे और देन उसको मेन फील्ड पे लाके ट्रांसप्लांट करेंगे। ओके, सो आई होप कि सोइंग आपको क्लियर होगा। अब सोइंग हो गई। अब पहले हमने मैन्योर ऐड किया था, पहले हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किया था फॉर सॉइल, ठीक है। अब हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करना है फॉर क्रॉप। ओके, ध्यान रखना दोनों को रिक्वायरमेंट होती है, मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों की, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज आपको पता है कि ये ऑर्गेनिक मैटर है, नेचुरल बनता है, ठीक है, केमिकली नहीं हम इसे बनाते हैं। नेचुरली ऑर्गेनिक मैटर जो किससे बनता है, वेस्ट मटेरियल से, एनिमल वेस्ट हो गया, ठीक है,
प्लांट हो गया, डेड प्लांट्स हो गए, उन सब के जो डिकम्पोज मैटर जो होता है ना, वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर ही होता है। सो मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डिकम्पोज वेस्ट। ये क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इनहांस करता है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को इनहांस करता है। फर्टिलाइजर क्या होता है? ये इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक होता है। जैसे यूरिया, एनपीके, ये सिंपल फर्टिलाइजर है, ये भी प्लांट की ईल्ड को, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट्स उनकी ईल्ड को, ग्रोथ को बढ़ाएंगे। बट इससे क्या होगा? ये टॉक्सिक होते हैं, सबसे सिंपल, ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, जो कि क्रॉप्स के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। क्रॉप्स जब ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे और उसे हम इंटेक करेंगे तो हमें भी हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजर मोस्टली केमिकल्स ही होते हैं और हमें उनका यूज कम से कम करना होता है। ओके, नाउ अब हमने क्या कर लिया? हमने सॉइल प्रिपरेशन कर लिया, हमने क्रॉप्स को सो कर दिया, देन हमने उसको मैन्योर और फर्टिलाइजर भी दे दिया। अब हम बात करेंगे इरिगेशन। अब उसे पानी की भी तो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब जब हम उस क्रॉप को पानी देंगे, ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, अब उसे इक्वल इंटरवल, थोड़े थोड़े टाइम में, जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से उसको वाटर की नीड होगी। अब जिस हिसाब से हम वाटर को सप्लाई करेंगे उस क्रॉप को इक्वल इंटरवल पे, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया है? उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है इरिगेशन। ओके, इरिगेशन क्या है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट इक्वल इंटरवल। जब हम इक्वल इंटरवल पे किसी भी क्रॉप को पानी, वाटर सप्लाई देते हैं, तो देन हम उसे इरिगेशन कहते हैं। अब वाटर को सप्लाई करने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिशनल मेथड की बात करो, ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने मेथड्स हैं उनकी बात करो, तो सिंपली हम क्या करते थे? जो कुएं हैं, जो नहर हैं, सिंपली उनसे हम मैनुअली पानी लेते थे, देन उसको क्या करते थे? जो भी क्रॉप्स हैं उनको सप्लाई देते थे, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम वेल्स और कैनाल, ठीक है। ये बहुत ही सस्ता होता है और अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां से पानी आ रहा है वहां से पानी प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल, एक नहर है और ये फील्ड है, फील्ड यहाँ ज्वाइन करता है, ये फील्ड है और यहाँ पे ये नहर आके ज्वाइन करती है, तो पानी आएगा, फिर यहाँ फैलेगा, फिर यहाँ फैलेगा, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है जो हमारा वाटर है, ठीक है, इस केस में। तो ट्रेडिशनल मेथड में सिंपली हम वेल्स और कैनाल को यूज करते हैं। अब जैसे जैसे हमारे पास सॉइल प्रिपरेशन के लिए भी मॉडर्न टेक्निक्स है, सॉइल के लिए भी मॉडर्न टेक्निक्स है, वैसे इरिगेशन के लिए भी मॉडर्न मेथड्स है हमारे पास। कैसे, कौन कौन सी मेथड है हमारे पास? मेनली दो सिस्टम है, एक है हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम, एक है हमारा ड्रिप सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या होता है? आप फर्स्ट वाली पिक्चर में देख पाओगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा, या फिर आपने अगर अपनी फील्ड में भी देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक वाटर को क्या किया जाता है? एक स्प्रिंकलर के द्वारा स्प्रे किया जाता है, ठीक है, थ्रू अ नोजल। जब वाटर को पूरे फील्ड में स्प्रे किया जाता है तो क्या होता है? उस मेथड को हम बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें मेनली स्प्रिंकलर्स यूज होते हैं, ये वाटर पाइप से कनेक्ट होते हैं, जब वाटर प्रेशर से आता है इनके नोजल रोटेट करते हैं और वाटर जो होता है वो रोटेट करते हुए पूरी फील्ड में स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। ये उस एरिया में मोस्टली यूज होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, ओके। अब जहाँ पे कुएं होंगे, पानी को सिंपली आप वाटर की सप्लाई दे दोगे, वो फील्ड में जो है वाटर पहुंच जाएगा। बट ऐसी जगह पे जहाँ पे आप पानी की सप्लाई नहीं दे सकते, प्रॉपर आपके पास वाटर जो है, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, देन उस केस में आप स्प्रिंकलर सिस्टम यूज कर सकते हैं। वहां पे क्या होता है? सिंपली जो वाटर है उसको सिंपली पूरे फील्ड में स्प्रे किया जाता है, जिससे कम वाटर में हम पूरी फील्ड को इरिगेट कर पाते हैं, ओके। ड्रिप सिस्टम भी यूज होता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? जो वाटर है पाइप्स के थ्रू पूरे फील्ड में, जो हमारी पाइप्स होती है पूरी फील्ड में रहती है, देन उसमें क्या होता है? छोटे छोटे, मैं कहूँगा होल्स होते हैं या फिर ड्रॉप रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? ड्रॉप ड्रॉप जो वाटर है रिलीज किया जाता है थ्रू पाइप, ठीक है। अब वो जो होता है वाटर होता है वो पूरे फील्ड में तो होता है, बट वो डायरेक्टली कहाँ पे पानी की सप्लाई देता है? वो सीधे जाके जो रूट होती है प्लांट्स की, सिंपली वहां पे वो डायरेक्टली जो है रूट्स को ही सिंपल वाटर देता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये लो वाटर अवेलेबिलिटी एरिया में यूज होता है। अब जब पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पूरे फील्ड में पानी ऐसे ही नहीं फैला सकते, ठीक है। आपको सिंपली जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां आप क्या करते हैं? सिंपली वहां पे जाके पानी आप ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या यूज होता है? स्प्रिंकलर यूज होता है, सिंपली इसमें जो वाटर होता है पूरे एरिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ध्यान रखना इवनली डिस्ट्रीब्यूट बोलेंगे हम लोग। और ड्रिप सिस्टम जो होता है, इसमें जो वाटर होता है थ्रू पाइप जाता है, बट इसमें जो वाटर रिलीज किया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप किया जाता है एट द रूट, ओके। तो ये दोनों ही वाटर स्केयर एरिया में यूज होता है। ड्रिप सिस्टम ज्यादा वाटर स्केयर वाटर
लो वाटर अवेलेबिलिटी एरिया में यूज होता है, ठीक है। स्प्रिंकल सिस्टम उससे थोड़ा कम, या फिर दोनों लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है, बट दोनों ही यूज होते हैं वाटर को बचाने के लिए। बाकी वेल से कैनाल, आपके पास कुआं है पानी का, तो फिर आपको दिक्कत ही क्या है, फील्ड में पानी दे ही दीजिए अपना। ओके, सो ये जो प्रोसेस होगी इरिगेशन। अब एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, ठीक है, मैं इसे प्रॉब्लम ही कहूँगा, प्रॉब्लम ही एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है कि हमने क्या किया, हमने सॉइल में पहले हमने मैन्योर दे दिया था, ओके, मैन्योरिंग कर दी थी, देन हमने उसमें क्या किया, हमने उसको अलग से फिर प्लांट के लिए भी हमने फर्टिलाइजर और ऐड कर दिया, तो वाटर भी हमने दे दिया फील्ड में, ठीक है। अब फील्ड में दे दिया, अब इससे क्या होता है, प्लांट्स में, सॉरी, जो सॉइल होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं पे अनडिजर्वेबल प्लांट्स पहले से होते हैं, ठीक है, तो उसे हम अनडिजरेबल प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, अनडिजरेबल प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स, ठीक है। ऐसे प्लांट जो कि क्रॉप नहीं है बट हमारी क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। ओके, सो ऐसे क्रॉप्स अगर हमारी हमारे फील्ड में प्रेजेंट है, ऐसी क्रॉप्स हम, सॉरी, ऐसी वीड्स हमारी फील्ड में प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगी, जो भी रिसोर्सेस है फॉर आवर क्रॉप्स, ठीक है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, जितने भी रिसोर्सेस हम हमारी फील्ड को दे रहे हैं, सॉरी, हमारे क्रॉप्स को देना चाह रहे हैं, उस फील्ड में से वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेते जाएंगे, और किसको कम पड़ने लगेगा, हमारी क्रॉप्स को, ठीक है, जिससे हमारी जो ईल्ड है, यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो वीडिंग हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो इसे निकालना पड़ेगा, जो वीड्स हमारे लिए प्रॉब्लम है इसको हमें रिमूव करना होगा फ्रॉम अवर फील्ड। सो वीडिंग क्या है, वीडिंग इज अ प्रोसेस विच इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ, मैं कहूँगा रिमूवल ऑफ अनडिजर्व प्लांट्स दैट कम्पीट विद क्रॉप्स और रिसोर्सेज। जैसे ही हम वीड्स को हम प्लांट से निकालते हैं, सॉरी, क्रॉप्स की जो फील्ड है उसे बाहर निकालते हैं, सिंपली रिमूवल, उसे हम बोलते हैं वीडिंग। ओके, तो वीडिंग क्या है, रिमूवल ऑफ अनडिजरेबल प्लांट्स दैट कम्पीट विथ क्रॉप्स फॉर रिसोर्सेज। ओके, सो वीडिंग बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सिंपली जो भी वीड्स है उनको हम निकालते हैं, उसे वीडिंग बोलते हैं। अब इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं। जो सबसे ईजियर मेथड है, जो सबसे ईजियर मेथड है वो है हमारा मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब क्या, सिंपली हम हैंड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल तरीका एग्रीकल्चर में कि हम अपने हाथों का यूज करें। ओके, सो मैकेनिकल मेथड हो सकता है। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, जितने भी बीड्स है सिंपली हमने उसको पुल करके हैंड से और उसको अलग कर दिया हमारी फील्ड से, तो मैकेनिकल मेथड हो गई। टिलेज, टिलेज जो वर्ड है याद रखना, टिलिंग से, टिलिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। टिलिंग का मतलब मैंने बताया था कि लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, ठीक है, या प्लगिंग का मतलब, प्लगिंग बताया था, टिलिंग का मतलब, दोनों ही सेम वर्ड है बट हम प्लग यूज करते हैं तो पर्टिकुलर उसको प्लगिंग बोल देते हैं। ओके, तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड है। ओके, सो जब हम लोग सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं उस टाइम पे हमने बहुत ज्यादा डीप प्लगिंग की, उससे क्या होगा, जो भी वीड्स जो सॉइल के अंदर पहले दबी हुई है उनको भी हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टिलेज कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप रोटेशन, इससे भी वीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। क्रॉप रोटेशन मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसी क्रॉप लगाई जिसके साथ कोई वीड्स ग्रो हुई, देन हमने क्या किया, नेक्स्ट सीजन में ऐसी क्रॉप लगाई जो उस वीड के साथ मतलब कंपेटिबल नहीं है, तो जो वीड्स होगी वो क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएगी उस क्रॉप के साथ, तो वो खत्म हो जाएगी। ओके, तो क्रॉप रोटेशन से भी वीडिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे, सिंपली ऐसी क्रॉप को हम लगाएंगे जिसके साथ जो वीड है, जो वीड ग्रो हो रही थी वो कंपेटेबल ना हो, उसके साथ वो ग्रो ना कर सके, compete ना कर सके, तो उस हिसाब से जो उसकी वजह से क्या होगा, जो वीड्स होगी वो खत्म हो जाएगी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या कर सकते हैं, सिंपली हम ऐसे इंसेक्ट और पैथोजन को प्लांट कर सकते हैं, ऐसे पैथोजन और इंसेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, वीड्स को खाते हैं और हमारी क्रॉप्स को कोई डैमेज ना प्रोवाइड करे, ठीक है। ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, जो ऐसे भी इंसेक्ट पैथोजन होते हैं जो कि खाली वीड्स को अटैक करेंगे, हमारी क्रॉप्स को अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो चौथी मेथड होगी बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसके अलावा क्या हो सकता है, केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल से क्या रिप्रेजेंट आता है, केमिकल से सिंपली क्या समझ में आता है कि हाँ कोई ना कोई केमिकल यूज करेंगे, तो हम क्या यूज करते हैं, हर्बिसाइड यूज करते हैं। हर्बिसाइड क्या होता है, सिंपली केमिकल्स ही होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वीड्स को एलिमिनेट करने का काम करते हैं। सिंपली हम फील्ड में क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं हर्बिसाइड्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वीड्स होती हैं वो खेत से खत्म हो जाती है। ओके, तो टोटल हम 5 प्रोसेस पढ़ी वीडिंग के अंदर। मैकेनिकल, सिंपली हैंड से पुल किया। टिलेज, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सॉइल प्रिपरेशन हमने डीप प्लगिंग की, उससे भी वीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन, एक जो कंपेटिबल क्रॉप है कम्पीट नहीं कर पाएगी, ओके, कम्पीट नहीं करने देगी वीड को अपने साथ, ओके,
बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम सिंपली इंसेक्ट और पैथोजन को यूज करते हैं, जिससे वीड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल में हम सिंपली हर्बिसाइड्स को यूज कर सकते हैं, जिससे जो वीड्स है वो कंट्रोल में रहे। ओके, सो ये हो गया प्रॉपर प्रोसेस वीडिंग। सो इसी के साथ जो हमारी क्रॉप है वो ग्रो हो गई है, ठीक है, अब ग्रो हो गई और वो कटने के लिए तैयार है, ठीक है, अब वो कटने के लिए तैयार है। तो कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब हमारी जो क्रॉप है वो ग्रो हो चुकी है, प्रॉपर मेच्योर हो चुकी है, अब उसको जरूरत है कटिंग की, ठीक है। लाइन बाय लाइन प्रोसेस चल रहे हैं, जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी सिंपली कटिंग की आएगी, ठीक है। अब कटिंग की एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप, इकट्ठा करना है जो क्रॉप की प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, सिंपल, इसका बहुत ही सिंपल नाम है हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। ओके, अब हार्वेस्टिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, सिंपली मतलब मेनली दो ही तरीके हैं बात कर रहा हूँ। हार्वेस्टिंग के क्या तरीके, सिंपली आप मैनुअल कर लो या मैकेनिकल यूज, मैकेनिकल मीन्स सिंपली आप मशीन यूज कर लो। ओके, तो मैनुअल में क्या बात आएगी, ठीक है। इससे पहले मैंने जो वीडिंग में मैकेनिकल बताया, इसमें हम वीडिंग हो भी यूज कर सकते हैं। सिंपली एक टूल होता है, छोटा सा टूल होता है, जिससे क्या बोलते हैं, वीड को हम निकाल सकते हैं, खुरपी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अदर अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी होते हैं। ओके, सो हार्वेस्टिंग के टाइम पे हम क्या यूज कर सकते हैं, दो तरीके, या तो मैनुअली कर ले या मैकेनिकल का। मैकेनिकल में हम क्या यूज करेंगे, मशीन यूज करेंगे, और मैनुअल में सिंपली हमारे हाथ, ठीक है, हैंड हार्वेस्टिंग। तो हम लोग सिंपली हाथ से कटाई भी कर सकते हैं। जनरली कब किया जाता है, जब आपका जो फार्म है, जबकि जो फील्ड है वो बहुत छोटी हो, ठीक है, छोटे एरिया में आपने ग्रो किया हुआ है अपनी क्रॉप्स को, तो आप अपने मैनुअली कर सकते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। बट अगर आपके पास बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी फील्ड है, देन आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हार्वेस्टर यूज करना पड़ेगा। हार्वेस्टर का नाम क्या है, कंबाइन हार्वेस्टर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ये जो हार्वेस्टर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसका नाम है, इसको क्या बोलते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी कोई कंबाइन बोलता है, तो कंबाइन हार्वेस्टर इसका नाम है। सो ये क्या करते हैं, बड़ी फार्म में यूज होता है, ठीक है। अब इसको कंबाइन क्यों बोलते हैं, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताऊंगा वो आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि इसे कंबाइन क्यों बोलते हैं। ओके, नाउ प्रोसेस की बात आती है। अब हमने क्या किया, कटिंग तो कर ली, तो आपको पता है कि जो प्लांट है उसकी स्टॉल होगी। स्टॉल का मतलब सिंपली समझ लो कि आपके पास मैं कहूँ कि उसकी स्टेम होगी। ओके, जो प्लांट, जो भी क्रॉप है उसकी स्टेम होगी। अब आपको तीन चीजें हैं। पहली बात, पहले क्या करना है आपको, कटिंग किया तो ठीक है, उसके पास स्टेम रहेगी और आपकी ग्रेन्स रहेंगी, जो भी आपने क्रॉप ग्रो की है उसकी ग्रेन्स रहेगी, ठीक है। देन आपने क्या किया, जो उसका स्टॉल का उसको स्टेम उसको अलग किया, तो एक प्रोसेस ये होगी, ठीक है। एक प्रोसेस ये होगी कि आपके पास जो ग्रेन है उसके ऊपर जो कवरिंग है या हस्क है उसको आप रिमूव करोगे। ओके, तो दो प्रोसेस ये हो गई। इससे पहले भी एक और प्रोसेस हो सकती है, जब आपके पास आपके जो ग्रेन है उसके अंदर अगर लाइटर पार्टिकल जैसे शाफ हो गया, ठीक है, भूसा हो गया, भूसी हो गई, ये सब अगर आपकी क्रॉप्स के अंदर, आपकी ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट है, सॉरी क्रॉप्स नहीं, ग्रेन्स के अंदर अगर प्रेजेंट है, तो उसको भी आपको सेपरेट करना होगा। तो ये प्रोसेस हो सकती है। सो ये सारी प्रोसेस आपको समझना है। सबसे पहले बात करेंगे हम थ्रेसिंग का, ठीक है। थ्रेसिंग क्या होता है, सिंपली जो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन को सेपरेट करते हैं फ्रॉम शाफ्ट, कहूंगा मैं कहूंगा स्टॉल्क, ठीक है, स्टॉल्क। देखो, जो भी आप अगर आपने राइस का प्लांट, सॉरी क्रॉप देखी होगी, प्लांट देखा होगा, तो आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह पता है कि राइस जो होता है पैडी की फॉर्म में होता है। पैडी उसको कब तक बोलते हैं, जब तक उसके ऊपर एक कवरिंग होता है। वैसे गेहूं के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, ठीक है। तो ये जो कवरिंग है इसे हम सिंपली हस्क बोलते हैं पैडी के लिए। ओके, अब हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, अब उसके पास जो स्टेम थी उस ग्रेन को हमने अलग किया, उसकी स्टॉल से उस ग्रेन को हमने क्या किया, अलग किया। उस प्रोसेस को हमने बोला है थ्रेसिंग। क्या बोला हमने उसको, थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेसिंग हो गया। थ्रेसिंग के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रेन को अलग करना होता है। थ्रेसर हम यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम थ्रेसर बोलते हैं कि सिंपल मशीन है। ये क्या करती है, स्टॉल को अलग कर देती, ग्रेन को अलग कर देती है। ये इसका बहुत ही सिंपल काम है। थ्रेसिंग हम मैनुअली भी कर सकते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, बार बार हमारी क्रॉप्स को उठाते हैं, पटकना चालू कर देते हैं, बार बार उठाएंगे पटकना चालू कर, मैनुअली बात कर रहा हूँ मैं। तो उससे क्या होगा, जो आपकी ग्रेन्स है वो आपके जो स्टॉल के जो प्लांट्स था उससे वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सेपरेटिंग ग्रेन जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग थ्रेसिंग। ओके, नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो आती है विनोइंग। विनोइंग क्या प्रोसेस होती है, अब हमने क्या किया, हमने ग्रेन को तो अलग कर दिया, लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, छोटे छोटे जो लाइटर पार्टिकल है, जो भूसा है, जो भूसी है, वो उस ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब उस ग्रेन में से हम उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को निकालना होगा, ठीक है। ये मैनुअल प्रोसेस में बता रहा हूँ। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली हमने
जो भी ग्रेन है उसको उठाया और उसको विंड की मदद से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि बहुत ही आसानी तरीके से सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है हम लोग ग्रेन को धीरे धीरे गिरा रहे हैं नीचे की तरफ, जिससे क्या हो रहा है, एयर के प्रेशर की वजह से जो भी हल्के पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल, वो उड़ के अलग हो जा रहा है, जो ग्रेन है वो आपकी सेपरेट हो जा रही है। ठीक है, तो मैंने आपको दो प्रोसेस बताई कि पहली प्रोसेस ये बताई जिसमें हम लोग प्लांट के स्टेम से ग्रेन को अलग कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी प्रोसेस बताई जिसमें ग्रेन को हम, जो ग्रेन का जो ढेर है, जो भी आपके पास ग्रेन है उसका जो ढेर है उसमें से आपने छोटे छोटे फाइन पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल्स को आपने सेपरेट किया। दो प्रोसेस हो गए। ठीक है, ओके। कंबाइंड हार्वेस्टर मैंने आपको बताया था कि इसको कंबाइन क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना ये एक ही बार में कर लेता है, मैकेनिकल है, ये एक ही बार में सिंपली कट भी कर लेगा, थ्रेसिंग भी कर लेगा। ठीक है, और विनोइंग की इसको जरूरत नहीं पड़ती, मशीनरी है तो सिंपली बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं हो पाया तो फिर आप विनोइंग कर सकते हैं। ओके, सो थ्रेसिंग सिंपल, मतलब हार्वेस्टर जो है वो क्या कर रहा है, वो कटिंग भी कर रहा है, थ्रेसिंग भी कर रहा है। ओके, तो ये दोनों प्रोसेस वो एक साथ करता है, इसलिए उसे कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं। ओके, इसके अलावा सेपरेटिंग के लिए आप थ्रेसर यूज कर सकते हो, थ्रेसिंग के लिए, विनोइंग प्रोसेस के लिए आप सिंपली आप विंड का यूज करते हैं। ओके, विनोइंग बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद स्टोर होगा। ठीक है, अब आपके पास ग्रेन्स आ गए। ठीक है, आपने ग्रेन को उसके जो भी पार्टिकल्स थे, उस जो भी मतलब डस्ट पार्टिकल मैं कहूँगा, जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स आपकी ग्रेन में प्रेजेंट थे उसको आपने सेपरेट कर दिया। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास आ गया, अब आपके पास आ गई बात स्टोरेज की। ठीक है, अब देखो इससे पहले भी एक प्रोसेस होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने क्या किया, पहले मान लो एक प्लांट था, ठीक है, जिसमें क्या लगी थी, क्रॉप लगी थी। ठीक है, ये क्रॉप लगी थी और इसकी ये सीड्स हैं, ग्रेन्स है, मान लो ग्रेन्स लगे हुए क्रॉप के अंदर। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में इसको स्टॉल कट किया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कट गया तो स्टॉल का आ गया। ठीक है, इस कटिंग के प्रोसेस को हमने सिंपली कटिंग बोला है। ओके, या फिर मैं बताऊँ इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, थ्रेसिंग बोला है। ठीक है, क्या बोला है, थ्रेसिंग बोला है। ठीक है, थ्रेसिंग बोला। कटिंग प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोला, जब हमने उसको सॉइल से कट किया है, जब सॉइल से उसको कट किया है तो उसे कटिंग बोला है। देन हमने उसको ग्रेन को सेपरेट किया, उसको हमने बोला है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के बाद उसको हमने उसके शाफ्ट से जो भी उसके फाइनल पार्टिकल से उसको अलग किया, उसको बोला हमने विनोइंग। अब हमारे पास क्या आ गई, ग्रेन आ गई। हम अब हमारे पास ग्रेन आ गई, लेकिन ग्रेन कैसी है, कवर्ड ग्रेन। ग्रेन के ऊपर से एक आध कवरिंग प्रेजेंट है, अभी भी ध्यान रखना, एक आध कवरिंग प्रेजेंट है। तो अब इस कवरिंग को हम कैसे अलग करते हैं, इस कवरिंग को अलग करने के लिए हम सिंपली जो भी ग्रेन है उसको मिल में लेके जाते हैं, और जब मिल में लेके जाते हैं तो मिलिंग एक प्रोसेस होती है, मिलिंग प्रोसेस के थ्रू जो आपको पैडी से जो है, पैडी, अब मैं एग्जांपल में आपको पैडी बता रहा हूँ, तो पैडी जो होगी वो को हम पैडी से हमें क्या मिल जाएगा, राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं मिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिलिंग। मिल में जनरली होती है इसलिए इसको मिलिंग बोलते हैं। ओके, अब हमारे पास राइस आ गया, या फिर हमारे पास व्हीट आ गया, या फिर हमारे पास कोई और दूसरी ग्रेन्स आ गई, पल्सेस आ गई, मिलेट्स आ गए, कुछ भी आ गया। ठीक है, कोई भी ग्रेन आ गई आपके पास, तो अब उसे हमें स्टोर करना है। स्टोर क्यों करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें जो क्रॉप्स होती है, मैं आपको क्रॉपिंग सीजन ऑलरेडी बता चुका, आपको मालूम है कि हर महीने कोई ना कोई क्रॉप ग्रो होती है, लेकिन एक क्रॉप पूरे साल भर ग्रो नहीं होती जनरली। ठीक है, एक जो ग्रो, कुछ क्रॉप होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं होती, वो डिफरेंट क्रॉप्स है। फॉर एग्जांपल मैं अगर राइस और व्हीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, खरीफ क्रॉप की बात कर रहा हूँ, और खरीफ क्रॉप को मैं कहूँ कि आप उसको विंटर सीजन में ग्रो करके बताइए, तो आप उसको ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास इन्वायरमेंटल कंडीशन वो नहीं है। तो हमें ऐसा तो नहीं है कि जो चावल है वो सिर्फ हम लोग खरीफ रीजन यानी कि मानसून के सीजन में ही खाएंगे, जो वीट है सिंपल हम लोग उसे विंटर में ही खाएंगे, और हम लोग ना राइस और वीट हम लोग ग्रो नहीं करते हैं इन समर, तो हमें उस खाने को ही नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। हमें तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमेशा पड़ती है, साल भर पड़ती है, तो हमें उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा, स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आज हमने खाया, आज खा के खत्म कर दिया, कल के लिए दोबारा हम लोग खेती करने बैठ गए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हमें प्रॉपर उसका स्टोरेज भी करना होता है। ओके, हमें उसके अलग अलग तरीके से उसको जैसे जैसे हम जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट उस हिसाब से उसे स्टोर करना होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी होता है स्टोर करने के बाद। ओके, अब हमें स्टोर करना है कोई भी क्रॉप, तो सिंपली क्या 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 चीज़ें हो सकती है। देखो, सबसे स्टोरिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमारी ग्रेन्स है वो खराब हो सकती है, स्पॉइल हो सकती है, और स्पॉइल होने से बचाने का सिंपल सा तरीका है कि मॉइस्चर को हमें ब्लॉक करना होता है। क्या करना होता है, मॉइस्चर को ब्लॉक करना होता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी ग्रेन्स है उनको सुखा देते हैं, तो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ग्रेन के पास वो खत्म हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, उनको गनी बैग्स में या सिंपली बैग्स में भर देते हैं और उनको गोडाउन में रख देते हैं। गोडाउन सिंपली मालूम है जहाँ पे
किस चीज़ को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, सिंपली उसे गोडाउन बोलते हैं। सिलॉस ये एक स्ट्रक्चर है इस तरीके का जिसमें ग्रेन्स को हम जनरली स्टोर करते हैं, इसको सिलॉस बोलते हैं। हम लोग फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस यूज करते हैं, ध्यान रखना फ्यूमिगेशन क्या प्रोसेस है। फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस है जो कि यूज करते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली हम जो जो भी पेस्ट है, जो भी इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि स्टोर ग्राइंड के अंदर प्रेजेंट है, उसको सिंपली हम क्या करते हैं, स्टोर एरिया में क्या करते हैं, सिंपली जो भी टॉक्सिक गैसेस हैं और केमिकल्स उसको हम लोग स्प्रे कर देते हैं, इसको पूरे एरिया में फैला देते हैं, जिससे क्या होता है जितने भी इंसेक्ट्स हैं जो कि खराब कर सकते हैं गेहूं को, चावल को या किसी भी ग्रेन को, वो सिंपली खत्म हो जाता है और उसको सिंपली हम सेफ रख पाते हैं हमारी क्रॉप को, ठीक है। तो ये सिंपल स्टोरेज होगी, स्टोरेज की बात होगी, ठीक है। सो यहाँ पर जितनी प्रैक्टिसेस थी, मतलब सिंपली सॉइल प्रिपरेशन से लेकर आपकी कटिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और स्टोरेज, सारी की सारी प्रोसेस जो कि एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट थी वो आपको बता दी गई है, ठीक है। आई होप कि इसके बाद अगर आपको खेती करने का बोल दिया जाए तो आपको पता है कि आपको क्या क्या करना है, ओके। सो कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि पता होना चाहिए आपके पास आपको। सो सबसे पहले जो मेज होती है, मेज पर से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी क्रॉप होती है। क्रॉपिंग सीजन में आपको ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुका था, आपको पता होना चाहिए मेज क्रॉप कौन सी क्रॉप है, हमारी खरीफ क्रॉप है, ठीक है। लेकिन इसको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ और सेटिंग, ठीक है। इसको हम लोग अर्ली जून में ही ग्रो करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, ओके। इसके अलावा वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई टू 7 जुलाई, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, सिंपली एफोरेस्टेशन को रोकने के लिए। इसकी बात हम लोग ऑलरेडी करेंगे, ठीक है। इसकी बात हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी करने वाले हैं, ओके। जब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट के बारे में तो वन महोत्सव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपली बता दूं, एक ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल है जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलता है। इससे क्या होता है, एफोरेस्टेशन को इंक्रीज करने के लिए प्लांटिंग जो है, सिंपली प्लांट लगाओ, प्लांट लगाने की बात को प्रमोट किया जाता है, इंकरेज किया जाता है, ओके। तो वन महोत्सव। कॉन्टोर फार्मिंग एक टर्म है। कॉन्टोर फार्मिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हर जगह जो फील्ड है वो एकदम प्लेन एरिया नहीं होता, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की फार्मिंग होती है। वैसे ही जब फार्मिंग हम लोग स्लोप में देखने को मिलती है, जनरली आपको दार्जिलिंग, असम एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हिमाचल एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे जो स्लोप्स होते हैं, जो भी हाइट एरिया में जो स्लोप्स होते हैं, उन पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है। फार्मिंग से एक फायदा ये भी होता है कि जो मिट्टी है वो इरोड नहीं होती, मिट्टी बहना रुक जाता है। क्यों, क्योंकि जो सॉइल है और जो रूट्स आपस में अच्छे से कनेक्ट रहते हैं, जो सॉइल होती है वो टाइटली पैक्ड हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है सॉइल बारिश की वजह से मूव नहीं करती। तो इससे ये भी फायदा होता है, ठीक है। इरोजन को भी रोकता है ये फार्मिंग, ओके। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जनरली आपको फील्ड में देखने को मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा सॉइल फर्टाइल है तो वहाँ पे आपको 100% आपको अर्थवॉर्म देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसका रीज़न ही है कि अर्थवॉर्म ने ही उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज किया होगा। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने क्रॉप का प्रोडक्शन किया, वैसे ही हमें एनिमल हस्बेंड्री, फॉर एग्जांपल जैसे हम प्लांट की रिक्वायरमेंट में गेहूं, चावल, धान, जितने भी ग्रेन्स उन सब की रिक्वायरमेंट, वैसे ही जैसे ही नॉन वेज के लिए भी हमें एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो उनके केयर के लिए जब हम लोग लार्ज स्केल पे एनिमल के फूड और केयर का ध्यान रखते हैं, देन उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ओके। सो एनिमल हस्बेंड्री का अगर मैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टर्म में बताऊं तो ये क्या है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी केयर करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है, जिससे उनका जो जनरेशन वो मेंटेन रहे, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। उससे किस लिए करते हैं, क्योंकि हमें उससे क्या मिले, फूड मिले, ठीक है, फूड मिला, जैसे चिकन हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फाइबर्स मिले, फाइबर मतलब जिस शिप को हम लोग क्या किया, शिप को हमने बहुत लार्ज एरिया पे पाला, तो उससे क्या होगा, हमें हमें शिप से क्या हमें देखने को मिलेगा, वुल मिलेगा, ठीक है, फाइबर मिलेगा। और भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं एनिमल से। तो हम क्या करते हैं, एनिमल को भी रेयर करते हैं, ओके। सो एनिमल हस्बेंड्री हो गई। फॉलोइंग क्या है, देखो कभी कभार क्या होता है, जो सॉइल होती है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब सॉइल जो होती है अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है आफ्टर सॉइंग, ठीक है। तो क्या होता है, देखो जब हम उसको क्या करते हैं, उस फील्ड को क्या करते हैं, जब सॉइल फर्टाइल नहीं होती उस लैंड को हम क्या करते हैं, लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जब हम उसको लंबे समय तक खाली छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, अपनी जो मॉइस्चर है, अपनी जो
न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करता है, रीगेन कर लेती है, जो सॉइल है वो रीगेन करती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैलोइंग। फैलोइंग का मतलब क्या, सिंपली हमने क्या किया, खेत तो जो है लैंड को बिना बोए बिना रोपे उसको ऐसे ही छोड़ दिया अपने मॉइस्चर को वापस रीगेन करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स कंटेंट को रीगेन करने के लिए। ओके, तो फैलोइंग प्रोसेस है। ओके, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन सिंपली क्या है, सबसे पहले समझ लो ग्रीन रिवोल्यूशन को किसने फाइनल किया था, वो थे स्वामीनाथन। ग्रीन रिवोल्यूशन का पर्पस क्या है, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन का पर्पस है कि पर्पस था कि ये देखो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना 1960 1970s में। ओके, ये चला था। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो क्रॉप प्रोडक्शन थी उसको हमें इंक्रीज करना था। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो क्रॉप्स थी, जो ग्रेन जो फूड था, उसकी फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। हमारे कंट्री के पास प्रॉपर फूड नहीं हो पा रहा था फॉर सभी पॉपुलेशन के लिए, फॉर द पावर पॉपुलेशन। ओके, सो उस टाइम पे क्या हुआ कि ग्रीन रिवोल्यूशन को लाया गया स्वामीनाथन जी के द्वारा। उसके द्वारा क्या हुआ, हाई यील्डिंग वेराइटीज को ग्रो किया गया ऑल ओवर इंडिया, मोस्टली इन ईस्टर्न रीजन। ठीक है, ईस्टर्न में नहीं कहूंगा, जहां पे ये जो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, ये जो एरिया जो हाईली फर्टाइल लैंड वाला जो एरिया, यहाँ इसका मेनली आपको रोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिंपली क्या हुआ था कि हाई यील्डिंग वैरायटी जितनी भी थी उन सबको क्या किया गया, ग्रो किया गया, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ सके, क्रॉप की यील्ड बढ़ सके। ठीक है, वैसे ही व्हाइट रेवोल्यूशन लाया गया था वर्गीस कुरियन के द्वारा। इसमें क्या हुआ था, जो मिल्क प्रोडक्शन था उसको बढ़ाया गया था। ठीक है, बाय वेरियस मेथड मिल्क का जो प्रोडक्शन था उसे बढ़ाया गया। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से किसको बढ़ाया गया, क्रॉप प्रोडक्शन को। ओके, व्हाइट रिवोल्यूशन से क्या बढ़ा, ग्रीन, उससे डेयरी सेक्टर में बूम आया। ठीक है, मिल्क का जो प्रोडक्शन था उसको बढ़ाया गया। सिल्वर रिवोल्यूशन आया 1969 1970 में। इसने क्या किया, ग्रोथ लाई किसमें, एग के प्रोडक्शन में। ठीक है, मेनली इसने एनिमल फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्रिंग को प्रमोट किया इन इंडिया। ओके, सो ये कुछ बेसिक इंसाइट्स थे, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, इन केस अगर क्वेश्चन आ गया तो आप अटेंड कर सके। सो नाउ इसी के साथ जो चैप्टर था हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये कंप्लीट होता है। मैंने जितनी भी प्रोसेस थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आप इन सभी प्रोसेस को यूज करते हैं तो आप आसानी से फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ध्यान से अगर आपने क्वेश्चन, अपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज फॉर प्लगिंग द सॉइल ट्रेडिशनली। अब हमसे कौन सा टूल हम ट्रेडिशनल यूज करते थे प्लगिंग के लिए, प्लगिंग बोल दूं, टिलिंग बोल दूं, दोनों सेम वर्ड हो जाएंगे। ओके, तो प्लगिंग और टिलिंग के लिए कौन सा ट्रेडिशनल टूल यूज होता था, ट्रैक्टर, ये तो मॉडर्न हो गया। कंबाइन, ये तो प्लगिंग के लिए यूज ही नहीं होता। प्लग, यस, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा करेक्ट है, हल यूज होता है फॉर प्लगिंग द सॉइल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेवलिंग द फील्ड आफ्टर प्लगिंग। लेवलिंग करने का क्या पर्पस है, देखो लेवलिंग करने का पर्पस है कि सिंपली जो जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर हर एरिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो उसको इंश्योर करता है लेवलिंग। ठीक है, इंसेक्ट को किल नहीं करता, सॉइल को लूज नहीं करता, टू फर्टिलाइज भी नहीं करता, क्या करता है, यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करता है, इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर जो सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज द मोस्ट इफिशिएंट फॉर वाटरिंग क्रॉप्स इन वाटर स्केर एरिया। ठीक है, वाटर स्केर एरिया में कौन सा ऐसा मेथड है जो कि यूज होता है, सबसे ज्यादा इफिशिएंट है। क्वेश्चन है, विच मेथड इज द मोस्ट इफिशिएंट फॉर वाटरिंग क्रॉप्स इन वाटर स्केर एरिया। ठीक है, वाटर जो स्केर एरिया में उसमें जो मोस्ट इफिशिएंट मेथड है हमें वो बताना है। देखो, कैनाल मेथड में बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वेल इरिगेशन में हमें बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये दोनों ट्रेडिशनल मेथड है और इससे अनइवन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हमें डाउट आता है दो में, एक स्प्रिंकलर सिस्टम, एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट इफिशिएंट सिस्टम होगा वो होगा हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो वाटर है वो डायरेक्टली हम रूट्स को देते हैं। ठीक है, जबकि स्प्रिंकलर सिस्टम में जो वाटर है उसको हम पूरी एरिया में स्प्रे करते हैं, जिससे इवोपरेशन के चांसेस रहते हैं, ज्यादा इवोपरेशन होता है, वाटर का लॉस एज कंपेयर टू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा इफिशिएंट कौन होगा, ड्रिप इरिगेशन। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद होगा हमारा स्प्रिंकलर, और उसके बाद होगी हमारी ट्रेडिशनल मेथड जो भी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे वही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिक मटेरियल इज यूज टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है और मॉइस्चर को बढ़ाने के लिए। और ध्यान रखना क्वेश्चन में ऑर्गेनिक मटेरियल बोला गया है तो ऑर्गेनिक की बात होगी। यूरिया, यूरिया होता है सॉइल फर्टिलिटी को यूज करने के लिए बट ऑर्गेनिक नहीं है। ओके, मैन्योर, यस मैन्योर यूज होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या? हर्बिसाइड, देखो हर्बिसाइड क्या होता है, हर्बिसाइड इज यूज टू किल वीड्स, ठीक है, वीडिंग के लिए यूज होता है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्ट को किल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। साइड का मतलब सिंपली समझ लो किल, हर्बिसाइड हर्ब को किल कर रहा है, पेस्टिसाइड पेस्ट को किल कर रहा है, पेस्ट। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इन्वॉल्व प्लेसिंग सीड्स इनटू प्री डग होल, पहले से बने बनाए गड्ढों में सिंपली हम सीड्स को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, प्लेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या नाम है? ब्रॉडकास्टिंग नहीं, ट्रांसप्लांटिंग नहीं, डिबलिंग, यस ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ड्रिलिंग नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, इसी लेक्चर में पढ़ाया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वीडिंग, वीडिंग का क्या पर्पस है? टू एड न्यूट्रिएंट्स नहीं, ये तो मैन्योरिंग का काम है। टू रिमूव इंसेक्ट, इंसेक्ट नहीं, ये भी नहीं है। ओके, टू रिमूव अनवांटेड प्लांट दैट कम्पीट फॉर रिसोर्सेज, यस वीडिंग का पर्पस है कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो वीड्स हैं, उनको रिमूव किया जाए जो कि रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं फॉर विद आवर क्रॉप्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मशीन इज यूज टू हार्वेस्ट एंड थ्रेश क्रॉप इन वन स्टेप, एक स्टेप में हार्वेस्ट और थ्रेश करने के लिए कौन सी मशीन यूज होती है, उसका नाम बताओ। ट्रैक्टर नहीं, प्लग नहीं, प्लग तो यूज ही नहीं होता पहली बार। कंबाइन, यस ऑप्शन नंबर सी कंबाइन यूज होता है, वैसे ही मैंने बताया था कि कंबाइन हार्वेस्टर का नाम कंबाइन क्यों है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाफ यूजिंग विंड। अब हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं चाफ से, ठीक है, सो उसे उस प्रोसेस को क्या नाम बोला? तो हमने पता है कि हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, विंड यूज कर रहे हैं, और विंड जब भी यूज करेंगे तो उस प्रोसेस का नाम हो जाएगा विनोइंग। विंड से क्या याद रखोगे? विनोइंग, ठीक है। तो थ्रेसिंग नहीं होगा, प्लगिंग नहीं होगा, लेवलिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की ट्रेडिशनल मेथड क्या है? ड्रिप सिस्टम नहीं, ये तो मॉडर्न है। स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं, ठीक है। जो पुराना सिस्टम है वो है हमारा कैनाल इरिगेशन। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नाउ व्हाट इज फैलोइंग इन एग्रीकल्चर, फैलोइंग क्या है एग्रीकल्चर में? फैलोइंग क्या है? अब देखो हमने क्या किया, ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली नहीं, बार बार क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो उससे जो देखो फैलोइंग का सिंपल काम होता है कि जो मॉइस्चर है उस कंटेंट को वापस लाया जाए, ठीक है। फैलोइंग इसलिए किया जाता है, जो बार बार क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो अपना न्यूट्रिएंट कंटेंट मॉइस्चर को वापस रिटेन नहीं कर पाएगा आसानी से, ठीक है। एडिंग फर्टिलाइजर आफ्टर शोइंग नहीं, इस प्रोसेस को मैन्योरिंग या फर्टिलाइजर बोलते हैं। ओके, लिविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम, यस ऑप्शन नंबर सी है। एज जो लैंड है उसको सिंपली हमने ये किया बहुत लंबे समय के लिए, मतलब थोड़े लंबे समय के लिए क्या किया, बिना किसी प्लांट के बिना किसी क्रॉप के क्या किया, ऐसे ही छोड़ दिया, ब्लैंक एम्प्टी छोड़ दिया। उससे क्या होगा, वो जो अपना मॉइस्चर कंटेंट है, जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स यूज हो चुके हैं, यूटिलाइज हो चुके हैं, वो वापस रीगेन कर सके, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स विदाउट इरिगेशन नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ भी सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है हमारा। ओके, सो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 20 था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वो कंप्लीट हो चुका। आई होप कि जितनी भी प्रोसेस मैंने आपको बताई, ध्यान रखना इस चैप्टर से प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट है। विनोइंग, थ्रेसिंग, सॉइल प्रिपरेशन में प्लगिंग, मैन्योरिंग, ये जितनी भी प्रोसेस थी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ओके, अब जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो सिंपली जाके प्ले स्टोर से सर्च कीजिए MD Academy और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दिए हुए QR को स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं TMD Academy या द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी। सिंपली आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और सिंपली आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, बोर्ड, इवन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो प्रिपरेशन वो इन्हांस हो सके, ठीक है, बहुत और अच्छी प्रिपरेशन वो कर सके। देखो वीडियो देखने से, खाली नोट्स पढ़ने से आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं होगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है कि आपको प्रॉपर मेंटोर किया जाए कि आपको किस चीज़ की कमी है। देखो सभी एक ही दवाई सभी पेशेंट को नहीं दी जा सकती, सभी जो भी
पेशेंट होते हैं, अलग अलग पेशेंट को अलग अलग दवा दी जाती है। वैसे ही अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, वही रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है हमारा ये मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको सिलेबस का एनालिसिस, वीकली टेस्ट, अगर आपके पास कोई पर्सनल डाउट या कोई भी एकेडमिक का कोई डाउट आता है उसको क्लियर किया जाएगा, आपको टास्क दिया जाएगा, डिवाइस ट्रैकिंग होगी, आपको जैसे भी टेस्ट होगा उस हिसाब से आपको पोजीशन दी जाएगी, रैंक पोजीशन दी जाएगी। ओके, तो ये कंप्लीटली मेंटरशिप प्रोग्राम है सभी बच्चों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की। और जो बच्चे इन फ्यूचर तैयारी करना चाहते हैं 2026, 27, 28, ठीक है, अभी से तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स में क्या होगा, आपकी जो बेसिक हैं उसको इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे आप जब एलिजिबल होंगे एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें, ठीक है, और अपनी शीट को सिक्योर कर सकें। सो अभी जाके डाउनलोड कीजिए सिंपली। और इनकेस अगर आपके पास कोई डाउट आता है और आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप सिंपली हमें कॉल भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।